हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राहुल वासवानी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये टॉपिक है हमारे प्लांट किंगडम का, आपको उसके सबसे एंड में मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक है प्लांट किंगडम का और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और कुछ लोगों को ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हम इसे थोरोली पढ़ लें और इतना थोरोली पढ़ के इसको पूरा क्लियर कर दें कि आगे हम लोग को जब ये एग्ज़ाम में आए तो बार बार सोचना ना पड़े क्या हैप्लॉन्टिक था, क्या डिप्लॉन्टिक था, क्या 2n, क्या n। मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा लेक्चर के एंड में जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर एक साइकिल जो है जो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज करती है, पहले उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत ईजी चीज़ है। सबसे पहले स्पोर से स्टार्ट करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन हुआ, स्पोर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, बाद में वो गैमेटोफाइट्स में कन्वर्ट हुए, गैमेटोफाइट्स के अंदर माइटोसिस हुआ। ठीक है, अभी हम लोग स्पोर्स मतलब एन की बात कर रहे हैं। ये आपके क्रोमेटिड्स हैं और इसके अंदर सिर्फ सिंगल सेट प्रेजेंट है, सिर्फ लेफ्ट साइड का आपको मैं सेट बता रहा हूँ। जब इसके सामने एक और सेट आ जाएगा, मतलब इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो साथ में आ जाएंगे। दूसरा पेयर अगर इसके सामने में लगा दूंगा तो ये 2n हो जाता है। अगर मैं ये पूरा क्या है 2n, अगर मैं इसे हटा दूं, एक साइड को हटा दूं तो ये क्या है n। ठीक है, तो ये जो स्पोर, गैमेटोफाइट और गैमेटोजेनेसिस जो पूरी प्रोसेस है ये सब कहाँ पे हो रही है n के अंदर। तो हम इस पूरे को क्या बोल रहे हैं हैप्लॉन्टिक, जहाँ पे सिर्फ n है, 2n की बात नहीं हो रही है, सिर्फ n की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा हैप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब क्या होता है n, और ये साइकिल क्या हो जाएगी हैप्लॉन्टिक। मतलब जब भी सिर्फ n वाले सिस्टम्स प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब सिर्फ n वाले स्ट्रक्चर हमारे सामने दिए गए तो वो सब क्या है हैप्लॉइड। और उस टाइम पे जो प्रोसेस चल रही होगी, जो साइकिल चल रही होगी, वो क्या होगी हैप्लॉन्टिक। तो स्पोर हैप्लॉन्टिक, गैमेटोफाइट हैप्लॉन्टिक, गैमेटोजेनेसिस के टाइम तक हैप्लॉन्टिक। मतलब यहाँ पे गैमेट्स बन चुके हैं, दो मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग जो हैं। अब इसके बाद यहाँ तक तो वो हैप्लॉन्टिक थे, n थे। अब ये दोनों क्या होने वाले कंबाइन होने वाले हैं। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सिनगैमी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, सिनगैमी। जैसे ही दोनों सेट एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम का एक सेट बनाया था, वो समझिए मेल का था, और अब दूसरी तरफ से फीमेल का सेम सेट आने वाला है जो पार्शियल सेट है, दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, पेयर अप करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गई सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। उसके बाद है जाइगोट फॉर्मेशन। सिनगैमी के आगे सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट, और फिर वो डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जाइगोट भी क्या हो गया 2n, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्पोरोफाइट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो स्पोरोफाइट्स भी क्या हो गए 2n। अब देखो यहाँ से जब हमने स्टार्ट करा था गैमेटोफाइट से, हम लोग ने माइटोसिस करवाया। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मतलब n का n ही रहेगा, या फिर 2n होगा तो वो 2n ही रहेगा। माइटोसिस हो रहा है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस नहीं होगा, फर्दर रिडक्शन नहीं होता है माइटोसिस में। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर इक्वल ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ n था n ही रहा, आगे जाके वो मिले 2n हुआ, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट बना। अब जो डिवीजन होने वाला है वो है मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होगा रिडक्शन, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं मियोसिस को। ये आप लोग सेल साइकिल एंड डिवीजन के अंदर मैं आपको इसको एक बार क्लियर कर दूंगा अच्छे से। अभी आप याद रखिए जो मियोसिस है वो क्या है रिडक्शनल डिवीजन। मतलब जब आप दो पेयर दोगे n जो है 2n जो है उसको ये सिंगल n में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने 16 क्रोमोसोम दिए हैं तो इसकी जो प्रोजेनी बनेगी उन सबके पास कितने क्रोमोसोम होंगे 8 क्रोमोसोम होंगे। मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहा है डिवीजन करवा रहा है, और साथ में जो क्रोमोसोम का नंबर है उसको रिड्यूस करवा रहा है, हाफ करवा रहा है। तो यहाँ पे 2n से ये क्या करवा देगा n। स्पोरोफाइट्स के अंदर जब मियोसिस हुआ तो स्पोर्स क्या बन गए n। ठीक है, और वही स्पोर्स आगे जाके फिर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुए, और वही फिर बाद में गैमेटोजेनेसिस हुआ, और ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। जाइगोट, सिनगैमी और स्पोरोफाइट्स। यहाँ पे 2n दिख रहा है आपको, 2n मतलब क्या है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड 2n। ठीक है, और साइकिल जो होगी मतलब ये जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलते हैं डिप्लॉन्टिक।
डिप्लॉन्टिक मतलब 2n। अब इसमें पूरा कहने का मतलब क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब उनकी बॉडी के अंदर गैमीट्स, गैमेटोसाइट्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, परसिस्ट करती हैं, तो वो ज़्यादातर क्या बोले जाते हैं, हैप्लॉन्टिक। जैसे एल्गी जो है वो पूरे तरीके से हैप्लॉन्टिक है, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को क्या याद रखना है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसकी है उनके अंदर क्या होने वाला है, एन वाले स्ट्रक्चर उनकी लाइफ साइकिल को डोमिनेट करेंगे। मतलब अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, इससे डिवाइड करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये साइकिल क्या है n और ये साइकिल क्या है 2n। तो ये जो n है इसको मैं क्या बोलता हूं, हैप्लॉन्टिक साइकिल, और 2n जो है इसको मैं क्या बोलता हूं, डिप्लॉन्टिक साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक साइकिल और डिप्लॉन्टिक साइकिल। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिप्लॉन्टिक 1 घंटे तक रहता है और हैप्लॉन्टिक 23 आवर तक रहता है, मतलब ऐसा मैं एक मेटाफोरिकली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि टाइम ड्यूरेशन किसका ज़्यादा है, हैप्लॉन्टिक का। ठीक है, और ये कितनी देर तक है डिप्लॉन्टिक, सिर्फ 1 आवर के लिए, और नीचे वाला कितनी आवर के लिए, 23 आवर के लिए। या फिर समझिए ये 10 दिन के लिए है और ये सिर्फ 2 दिन के लिए है, तो डोमिनेंट क्या हुआ, हैप्लॉन्टिक, तो उसकी लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर मैं एल्गी की बात करूं तो उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जब वो फूड बना रहे होते हैं, जब वो ज़्यादातर जी रहे होते हैं, मतलब उनकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उनकी मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही गुजर जाती है। ठीक है, तो वो किस में आ गए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर। मतलब उनकी डोमिनेंट फेज क्या हुई, गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, स्पोरोफाइटिक फेज नहीं हुई, स्पोरोफाइटिक फेज उनकी कम थी, गैमेटोफाइटिक फेज ज़्यादा थी, तो वो क्या हो गई, गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल। मतलब इनके अंदर जो इंडिपेंडेंट फेज है, मतलब जो खुद फोटोसिंथेसिस कर सकती है, जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो कौन सी, गैमेटोफाइटिक फेज। किसके लिए बात कर रहा हूँ, एल्गी के लिए। ठीक है, कौन ज़्यादा डोमिनेंट है, हैप्लॉन्टिक ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इसकी बॉडी के अंदर क्या होंगे, गैमेटोफाइट्स डोमिनेंट होंगे, मतलब n ज़्यादा डोमिनेंट होगा 2n के कंपैरिजन में। 2n की जो साइकिल है वो काफ़ी छोटी होगी। ठीक है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जायगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा और फटाक से स्पोर बन जाएंगे मियोसिस होके, और बाकी पूरी लाइफ साइकिल वो इस फॉर्म में ही गुजारेगा। ये वाली जो साइकिल है ये उसकी बॉडी के अंदर बहुत कम होगी। अब आपको जब उन लोग ने एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया तो उन्होंने इसको श्रिंक कर दिया है, इसको ऐसे छोटा पीस बना दिया है और इसको काफ़ी बड़ा पोर्शन दिखा दिया गया है। ठीक है, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की तरफ, तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होने लगती है। मतलब आगे जाके क्या होगा, स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, वो फोटोसिंथेसिस करेगी, और गैमेटोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है वो बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज़्यादा ऐसा समझो कि ब्रेव है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी खुद फोटोसिंथेसिस कर रही है। और स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। मतलब गैमेटोफाइट काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है और काफ़ी बड़ा पार्ट रोल प्ले कर रहा है किसकी, एल्गी की लाइफ साइकिल में। तो हमने इसकी लाइफ साइकिल को क्या नाम दे दिया, हैप्लॉन्टिक। ठीक है, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, लेकिन हमको अल्टीमेटली याद रखना है कौन हैप्लॉन्टिक है कौन डिप्लॉन्टिक है। तो वो हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे और उसके अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार बस हम लोग ब्रशअप कर लेते हैं। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट के अंदर क्या होगा, ब्रायोफाइट के अंदर क्या होगा, ब्रायोफाइट्स में जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा होगी अभी भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से, मतलब गैमेटोफाइटिक फेज ज़्यादा होगी डिप्लॉन्टिक से, लेकिन थोड़ा ड्यूरेशन का फ़र्क हो जाएगा। मतलब जब अपन एल्गी की बात कर रहे थे तो उसके अंदर हैप्लॉन्टिक बहुत बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी डिप्लॉन्टिक के कंपैरिजन में। मतलब ये 23 आवर तो ये 1 आवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैप्लॉन्टिक जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो ये समझ लो ये 18 आवर और ये 6 आवर। ठीक है,
तो अभी भी हैप्लॉन्टिक ही डोमिनेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है, गैमेटोफाइट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इन कंपेरिजन टू स्पोरोफाइट। सॉरी, गैमेटोफाइट इज वेरी डोमिनेंट देन स्पोरोफाइट, ठीक है, एल्गी के अंदर। लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो वो थोड़ी सी कम हो रही है और डिप्लॉन्टिक थोड़ी सी बढ़ रही है। 18:6 का रेशियो समझ लो आप, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे जाते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा। ब्रायोफाइट के बाद अगर मैं आपको बताऊं टेरिडोफाइट के बारे में, तो टेरिडोफाइट जो है पहले हैप्लॉन्टिक था, फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक हुआ, मतलब हैप्लॉइड थोड़ा सा कम हुआ, मतलब स्टिल वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है और डिप्लॉन्टिक छोटा रोल प्ले कर रहा है, तो उस साइकिल को हमने बोला हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब यहाँ पे जो डिप्लॉन्टिक है वो थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हैप्लॉन्टिक, मतलब स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गैमेटोफाइटिक। मतलब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप समझ लो, अगर ये 14 आवर तक चल रही है पर डे, तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो सिर्फ 10 आवर तक ही चल रही है, ठीक है। तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट क्या था, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। और एल्गी क्या था, बहुत बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ हैप्लॉन्टिक, ठीक है। ये सिर्फ हैप्लॉन्टिक, एल्गी, ब्रायोफाइट हैप्लो डिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट डिप्लो हैप्लॉन्टिक, क्योंकि इसके अंदर डिप्लॉइड का फेज थोड़ा बढ़ गया है। और इसके आगे जब अपन आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे डिप्लॉन्टिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब उनकी बॉडी के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज में होगा, इंडिपेंडेंट फेज में होगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। मतलब मेन पार्ट कौन रोल प्ले करेगा उसके अंदर, डिप्लॉन्टिक, मतलब 2n स्टेज, ये जाइगोट वाली जो स्टेज है ना, ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये 1 आवर हो गया और ये 23 आवर हो गया, ऐसा समझ लो, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगी। स्पोरोफिटिक जिसको बोलते हैं अपन, 2n स्पोरोफिटिक, 2n डिप्लॉन्टिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d मतलब 23 आवर डिप्लॉन्टिक है ना, और हैप्लॉन्टिक कितना है, 1 आवर, मतलब डिप्लॉन्टिक बहुत ज़्यादा है। तो इस लाइफ साइकिल को अपन क्या बोल देंगे, पर्टिकुलरली डिप्लॉन्टिक। उधर हमने एल्गी को क्या बोला, हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट को बोला हैप्लोडिप्लॉन्टिक, थोड़ा उसके अंदर हैप्लॉइड जो फेज है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डिप्लॉइड। टेरिडोफाइट में क्या हो गया, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पूरे तरीके से डिप्लॉन्टिक, ठीक है। डी इज प्रीडोमिनेंट। अब इसके बाद क्या होगा, 23 आवर डिप्लॉन्टिक था, ये हैप्लॉन्टिक था। अब हम लोग को लाइफ साइकिल के बारे में कुछ कुछ चीज़ों का आइडिया लग गया है। अब मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, आपको थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। अब जिसको आगे का समझ नहीं आया है वो सिर्फ ये चार्ट पढ़ लो और पूरा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये चार्ट देख लो एक बार। ऐसा एक चार्ट बनाएंगे अपन, यहाँ पे n होगा, यहाँ पे 2n होगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डिवीजन बना दूंगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं 5 डिवीजन बनाऊंगा, मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक डायगोनल लाइन क्रिएट करूँगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे n लिख दो, n n 2n 2n, इसके लाइन के नीचे जितना भी है वो सब 2n है, ठीक है। लाइन के ऊपर जितना भी है वो पूरा क्या है, n है, मतलब ऊपर क्या है, हैप्लॉन्टिक, और नीचे क्या है, डिप्लॉन्टिक, ठीक है। नीचे डिप्लॉन्टिक, ऊपर हैप्लॉन्टिक, क्योंकि नीचे क्या है 2n, ऊपर क्या है n, और n वाले को ही हम क्या बोलते हैं,
गैमेटोफाइट। और 2n वाले को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट n मतलब हैप्लॉन्टिक, 2n मतलब स्पोरोफाइट और डिप्लॉन्टिक। तो अगर आप एल्गी के बारे में बात करोगे, एल्गी के बारे में बात करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या डोमिनेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे? n डोमिनेंट दिख रहा है, n डोमिनेंट दिख रहा है अपन को यहाँ पे। तो अपन इसकी लाइफ साइकिल क्या बोल देंगे? हैप्लॉन्टिक। ठीक है, अब ब्रायोफाइट को आप देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? स्टिल हैप्लॉन्टिक ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू डिप्लॉन्टिक, तो इसको अपन बोल देंगे हैप्लो डिप्लॉन्टिक। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हल्का सा ये ब्लॉक जो है वो बड़ा है, मतलब 2n थोड़ा सा बड़ा है इन कंपैरिजन टू n, तो ये क्या हो जाएगा? डिप्लो हैप्लॉन्टिक। ठीक है, टेरिडोफाइट क्या हो गया? डिप्लो हैप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिप्लॉन्टिक, क्योंकि 2n बहुत डोमिनेंट दिख रहा है, इधर भी क्या हो जाएगा? डिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है, जिम्नो और एंजियो जो हैं, ये दोनों क्या हो गए? डिप्लॉन्टिक। इसके पहले जो टेरिडोफाइट है वो क्या हो गया? डिप्लो हैप्लॉन्टिक, मतलब 2n थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू n, तो ये हो गया डिप्लो हैप्लॉन्टिक। और ये जो है n यहाँ पे 2n से ज़्यादा है थोड़ा, तो हम लोग इसको बोल देंगे हैप्लो डिप्लॉन्टिक। और यहाँ पे जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कवर्ड बाय n, तो वी विल कॉल इट हैप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। क्लियर है मेरे ख्याल से? अब इस चार्ट को पढ़ने के बाद ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और कुछ एल्गी में एक्सेप्शन है, वैसे तो वो हैप्लॉन्टिक है, लेकिन जैसे हैप्लो डिप्लॉन्टिक में कुछ इसकी लाइफ साइकिल आती है कुछ ऑर्गेनिजम्स की, जैसे एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसिफोनिया और कैल्प्स। कौन कौन? एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, आपके एनसीईआरटी में सब दे के रखा हुआ है। कैल्प्स, ये तीनों हो गए इसके अंदर हैप्लो डिप्लॉन्टिक वाले, मतलब ये एक्सेप्शन है हैप्लो डिप्लॉन्टिक। पूरा एल्गी क्या है? हैप्लॉन्टिक। सिर्फ ये तीनों क्या है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। और एक अकेला है जो पूरे तरीके से डिप्लॉन्टिक है लेकिन वो एल्गी है। ठीक है, उसका नाम है फ्यूकस। ठीक है, फ्यूकस जो है वो क्या है? डिप्लॉन्टिक। बाकी का एल्गी क्या है? हैप्लॉन्टिक। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइए मुझे, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आपकी जो क्वेरी है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और पर्सनल ट्यूटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।